हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 24 है और इससे पहले हम 23 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 18 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अशोक? तो अर्थशास्त्र के लेखक ये किस शासक के समकालीन थे? सबसे पहले अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और ये किस शासक के समकालीन थे? तो यह समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, ठीक है ना, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, फिर बात करें समुद्रगुप्त, ये कौन था? तो समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था और इसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन के नाम से भी इसे जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त इसने अपने शासनकाल में सिक्के ढलवाए और जिनमें से कुछ सिक्के ऐसे थे जिसमें समुद्रगुप्त की प्रतिमा थी बीड़ा बजाते हुए की। ठीक है, फिर बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये कौन था? तो यह गुप्त वंश का शासक था और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यह समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है और इसके शासनकाल में इसके दरबारी कौन थे? तो इसके दरबारी थे बरामिहिर और कालिदास। ठीक है, बरामिर और कालिदास जैसे विद्वान इसके दरबारी थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। फिर बात करें हम अशोक की, तो अशोक यह मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा था, बिंदुसार का बेटा था। ठीक है ना, अशोक इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है ना, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है ना, कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध ये कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक वशिष्ठ खारवेल नरेश के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके कारण उसने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है? बाणभट्ट, कालिदास, हर्ष और कल्हण। तो किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है? ठीक है, तो इसका उल्लेख किया है कल्हण ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्हण ने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है। ठीक है, कल्हण की हम क्या कहते हैं, रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है
राजतरंगिणी। ठीक है, यह इनकी रचना है। हर्ष की रचना कौन सी? तो हर्ष की रचना है नागानंद और रत्नावली। ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये इनकी रचना है हर्ष की। ओके, फिर कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कालिदास की रचनाएं कई हैं, जिनमें से मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, यह कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ओके, फिर बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? तो बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित्र और कादंबरी। ठीक है, हर्षचरित्र और कादंबरी यह बाणभट्ट की रचनाएं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? 1902, 1872, 1929 या 1856 में? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था, तो यह किया गया था 1929 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और इसे मंजूरी कब दी थी? तो लॉर्ड इरविन ने। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन ने इसे 1930 में मंजूरी दी थी, इस अधिनियम को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, तो आप इसे कर सकते हैं एज यू विश। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में कृषि के संदर्भ में पेंदा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृषि ऋतु, चाय की खेती, झूम खेती या बागान कृषि? तो भारत में कृषि के संदर्भ में पेंदा शब्द ये किसके लिए प्रयोग किया जाता? तो ये किया जाता है झूम खेती के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, झूम खेती। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम था? उत्तराखंड, हरियाणा, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो बाल लिंगानुपात सबसे कम था 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में, तो ये था हरियाणा में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। और फिर बात करें कि अगर 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक, तो सबसे अधिक था ये था केरल का। ठीक है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात था केरल का। ओके, इसी के बाद अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बाल लिंगानुपात कहाँ था? तो सबसे अधिक बाल लिंगानुपात ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और सबसे कम कहाँ था? तो सबसे कम था दमन और दीप में। ठीक है, फिर इसी के अनुसार अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पहले हम बात करें राज्य में। ठीक है, तो राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात था। तो सबसे अधिक बाल लिंगानुपात कहाँ था? तो सबसे अधिक बाल लिंगानुपात था ये था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम, तो सबसे कम था हरियाणा में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात जो था तो ये था दमन और दीव में। और सबसे कम, तो सबसे कम था पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी या पुडुचेरी। ओके,
ठीक है, सबसे अधिक था दमन और दीप में और सबसे कम था पुदुचेरी में। तो ये है 2011 के अनुसार और ये सब दिए गए हैं 2001 के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ट्रायथलॉन में सबसे पहले होती है? तो कौन सी घटना ट्रायथलॉन में सबसे पहले होती है? शॉट पुट करना, साइकिल चलाना, दौड़ना या तैराकी? तो ये होता है तैराकी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, तैराकी घटना ट्रायथलॉन में सबसे पहले होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओट्स के खिलाफ एस किस खेल की एक खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ओट्स के खिलाफ एस, यह किस खेल की एक खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये किस खेल की एक खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है टेनिस खेल की खिलाड़ी की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन खंडहर बताते हैं कि इसके निर्माण में चमकीले लाल डैश का के उपयोग किए गए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन खंडहर बताते हैं कि इसके निर्माण में चमकीले लाल पत्थर, ईंट, ग्रेनाइट, संगमरमर का उपयोग किया गया था। तो इसमें उपयोग किया गया है ईंट का। ठीक है, ईंटें, चमकीली लाल ईंटें का उपयोग किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है? अपक्षय, सिंचाई, क्षरण या खनन? तो इनमें से कौन सा कारक है जो कि मुख्य रूप से मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है अपक्षय। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ताओं ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्लेवानिक पुरस्कारों के 9 प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 वैज्ञानिकों में से एक नहीं है? मेहुल मलिक, राहुल आर नायर, तमें भारत या गगनदीप कांग? तो इन तीनों वैज्ञानिकों में से एक नहीं है, तो वो हैं गगनदीप कांग। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम या कथक? तो पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये प्रतिपादक है कथक नृत्य की। राइट आंसर ऑप्शन डी। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का। सत्रिया यह है असम का। कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मणिपुरी, मणिपुर, ओडिशी, उड़ीसा, ठीक है, ओडिशी उड़ीसा का, और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये है केरल का, कथकली ये भी है केरल की। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9 शास्त्रीय नृत्य। जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो वो है छऊ।
छऊ यह 9वां शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और छऊ यह कितने प्रकार का है? तो छऊ यह है 3 प्रकार का नृत्य है, ठीक है, 3 प्रकार का है, जिनमें से पहला है पुरुलिया छऊ, दूसरा है मयूरभंज छऊ और तीसरा है सरायकेला छऊ। ये 3 प्रकार के छऊ हैं, ठीक है, छऊ नृत्य। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है समपैतृक जाति वृत्ति के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है जब एक ही प्रजाति के 2 समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है एक विधिक अधिकारी के पद के लिए योग्य होने के बावजूद श्रीमान एक्स को उक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। श्रीमान एक्स किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ रहे? कानून के समक्ष समानता, गिरफ्तारी से सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार या अवसर का अधिकार। यह कर श्रीमान एक्स, ठीक है, यह किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ रहे? तो यह असमर्थ रहे हैं अवसर की समानता का अधिकार, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवसर की समानता। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव हडिम्बा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? बिशुआ, डुंगरी, मोपेन या जीरो। तो हिमाचल प्रदेश में कि कौन सा सांस्कृतिक उत्सव, ठीक है, हडिम्बा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है डोंगरी, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डोंगरी। ओके, नेक्स्ट है मई 2023 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा डैश तक बढ़ा दी थी। जून 2027, जून 2026, जून 2024 या जून 2025। तो मई 2023 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून 2024। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, त्रिपुरा, उड़ीसा या कर्नाटक। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है हीरो ISL में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री ने यह उपलब्धि डैश संस्करण में प्राप्त की थी? 2015, 2014, 2013 या 2016। तो इन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की थी 2015 के संस्करण। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति यह भारत के किस राज्य से हुई थी? तो अभी मैंने आपको आगे ही बताया है। तो ये कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई है केरल में, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, मोहिनीअट्टम वो भी केरल का और कथकली ये भी केरल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन, अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन, पाचन या प्रजनन। तो जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य जो है वो है अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्य की डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है? मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्य की डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख है राज्यपाल का, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 157 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है?
राष्ट्रीय रक्षा, हमारे घर का ड्राइववे, कानून प्रवर्तन, स्वच्छ हवा तक पहुंच। तो इनमें से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है? तो वो है हमारे घर का ड्राइववे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पहली बार भारत में कहाँ आयोजित की गई थी? कलकत्ता, सूरत, इलाहाबाद या दिल्ली? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पहली बार भारत में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी इलाहाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, पित्ती पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह या मणिपुर? तो पित्ती पक्षी अभ्यारण्य ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है लक्षद्वीप में। राइट आंसर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा अकार्बनिक यौगिक यूरिया बनाने के लिए ठोस अवस्था अभिक्रिया से गुजरता है? अमोनियम साइनाइड, अमोनियम फास्फेट, अमोनिया एसीटेट या अमोनिया नाइट्रेट? तो इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक यूरिया बनाने के लिए ठोस अवस्था अभिक्रिया से गुजरता है? तो वो गुजरता है अमोनिया साइनाइड। ठीक है, ये कौन सा अकार्बनिक यौगिक? तो अमोनिया साइनाइड अकार्बनिक यौगिक यूरिया बनाने के लिए ठोस अवस्था अभिक्रिया से गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।